कोरोना से जंग के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए सरकार को कई निर्देश दिए। दूसरी तरफ मुद्दे पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक भी हुई। कोरोना को लेकर शुक्रवार को एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई तो दूसरी तरफ पीएम मोदी इस समस्या को लेकर मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ समीक्षा बैठक की। पीएम की बैठक में क्या हुआ बताएंगे, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ये जान लीजिए। कोरोना को लेकर हुई एक अहम सुनवाई में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा स्थिति पर गहरी चिंता जाहिर की और सख्ती दिखाते हुए बेड्स, ऑक्सीजन और टीकाकरण जैसे अहम मुद्दों पर सरकार को निर्देश भी दिए। बेड्स की कमी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होटलों, मंदिरों, चर्चों और दूसरी जगहों को खोल दिया जाए ताकि इन्हें कोविड सेंटर्स में तब्दील किया जा सके। बेड्स के अलावा वैक्सीनेशन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश जान लीजिए। कोर्ट ने कहा है कि गरीब वैक्सीन की कीमत नहीं चुका पाएंगे, इसलिए केंद्र को नेशनल इम्यूनाइजेशन मॉडल बनाना चाहिए। जबकि दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र को ही जोर लगाना होगा क्योंकि दिल्ली के लिए केंद्र की खास जिम्मेदारी बनती है। वहीं ऑक्सीजन को लेकर सियासत पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। ये वक्त राजनीतिक लड़ाई झगड़े का नहीं है। कोरोना से बिगड़े हालात संभालने के लिए दिल्ली सरकार केंद्र के साथ सहयोग करे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि कोई भी सरकार सोशल मीडिया पर डाली गई जानकारी पर कार्रवाई नहीं करेगी। अगर अफवाह फैलाने के नाम पर कार्रवाई की गई तो अवमानना का मामला चलाएंगे। देश में कोरोना महासंकट के बीच शुक्रवार को पीएम मोदी ने भी कैबिनेट की अहम बैठक की। बैठक में पीएम मोदी ने पिछले 14 महीने में कोरोना के खिलाफ राज्य और केंद्र सरकार के कामों की समीक्षा भी की। साथ ही पीएम मोदी ने मंत्रियों को क्षेत्र के लोगों के संपर्क में रहने के निर्देश दिए और मंत्रियों को लोगों की मदद के साथ उनका फीडबैक लेने को कहा। बैठक में हॉस्पिटल के बेड्स बढ़ाने, पीएसए ऑक्सीजन सुविधा और इसके उत्पादन और ट्रांसपोर्टेशन से लेकर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता में केंद्र की तरफ से राज्यों को दी जा रही मदद के बारे में बताया गया। मौजूदा वक्त में कोरोना विकराल रूप लेता जा रहा है। ऐसे में एकजुट होने की जरूरत है। कोरोना के खिलाफ उठाया गया हर एक कदम से ही इस लड़ाई को बल मिलेगा और देश बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इंडियन आपको हिंदी नहीं आती। देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बीते 24 घंटे में पहली बार एक दिन में सबसे ज्यादा मरीज मिले। हालांकि इसी वक्फे में पहली बार देश में सबसे ज्यादा मरीज स्वस्थ भी हुए। चौबीस घंटे में फिर सबसे ज्यादा मरीज। 24 घंटे में फिर 3000 से ज्यादा मौत। 24 घंटे में फिर सबसे ज्यादा मरीज स्वस्थ। कोरोना के संक्रमण काल में लाखों की तादाद में लोग संक्रमित हो रहे हैं तो लाखों लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। कोरोना को हराकर स्वस्थ होने वालों का क्या आंकड़ा है ये बताएंगे, लेकिन पहले संक्रमितों का आंकड़ा जान लीजिए। 24 घंटे में 3,86,854 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में मिले नए मरीजों का अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है, जबकि इस दौरान 3,501 संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है। देश में पॉजिटिविटी रेट भी बढ़ रहा है। पिछले हफ्ते 100 में से 18 लोग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन अब 100 में से 21 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। हालांकि परेशान करने वाले इन आंकड़ों के बीच जान लीजिए 24 घंटे के अंदर 2,91,484 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। यानी संक्रमण की रफ्तार तो तेज है ही, इससे स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना को हराने में सरकार जुटी है, लेकिन इस बीमारी से लड़ने में आम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी याद रखनी चाहिए। समय समय पर हाथ धोते रहना चाहिए, मुंह पर मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। तभी हम सुरक्षित होंगे और देश भी सुरक्षित रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। क्या कोरोना के खिलाफ तीसरे चरण की लड़ाई कमजोर पड़ रही है? सवाल इसलिए क्योंकि 1 मई से 18+ के लोगों के वैक्सीनेशन अभियान की राह में कई मुश्किलें हैं। वडोदरा में वैक्सीनेशन महज 11 शहरों में सिमट गया। क्यों? देखिए इस रिपोर्ट में। वडोदरा में वैक्सीनेशन पर ग्रहण। वैक्सीन की किल्लत, केंद्र जिम्मेदार।
हमारी मजबूरी है कि हमें वैक्सीन मिल ही नहीं रही, तो ये हाहाकार मचेगा तो राज्य जिम्मेदार नहीं होंगे। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी भारत सरकार की जिम्मेदारी है। अब इन 3 लाख वैक्सीन जो संभावित है आना, उसको हमने देखा है कि जो 9 शहर हैं जहां सबसे ज़्यादा संक्रमण आज की तारीख में है, वहाँ इनको बांट के और वहाँ पहले 35 साल से 44 साल के एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीनेट करें। कोरोना के खिलाफ जोर शोर से शुरू हुआ वैक्सीनेशन अभियान तीसरे चरण में मुश्किलों में घिरता नजर आ रहा है। जब राजस्थान समेत पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर जानलेवा साबित हो रही है, तभी 18 साल से ज्यादा के लोगों के लिए वैक्सीनेशन पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। राजस्थान के साथ ही महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब और दिल्ली में वैक्सीनेशन की किल्लत के कारण 1 मई से वैक्सीनेशन अभियान पर ब्रेक लगने के आसार हैं। वैक्सीनेशन में अब तक अव्वल रहे राजस्थान अब सबसे ज्यादा संक्रमित 9 शहरों में ही 1 मई से इस अभियान को अंजाम देगा। कारण राज्य के पास पर्याप्त संख्या में वैक्सीन नहीं है। तो हमें 7 करोड़ डोजेज चाहिए इस एज ग्रुप को दोनों डोज लगाने के लिए। हमारी सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 3 करोड़ 75 लाख डोज बुकिंग करी। अभी कल हमें पता चला, वहाँ के अधिकारियों को फ़ोन आया कि हम आपको 3 लाख वैक्सीन दे सकते हैं। अब आप बताइए कि इतने बड़ी संख्या है बेनिफिशरीज की, अब 3 लाख डोज में हम किसको लगाएं, किसको छोड़ें? चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का दावा है कि हमारे पास पहले दिन से ही वैक्सीन को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, लेकिन हम वैक्सीन तभी लगा पाएंगे जबकि हमारे पास वैक्सीन हो। कि हमारे पास स्टोरेज की पर्याप्त व्यवस्था है, बम्पर स्टॉक हमको दे दो, ताकि हम 7 लाख लोगों को पर डे हम वैक्सीनेट करने की कैपेसिटी में है। आज हमारी साइट्स रेडी है, स्टोरेज कैपेसिटी पूरी है, मैन पावर तैयार है, लेकिन वैक्सीन अगर हमें नहीं मिलेगी तो हम कैसे वैक्सीनेट कर पाएंगे लोगों को? रघु शर्मा की मांग है कि केंद्र वैक्सीन के पात्र लोगों का आंकड़ा जारी करे और जनसंख्या के मुताबिक राज्यों को वैक्सीन मुहैया करवाए। भारत सरकार की जिम्मेदारी है और वैक्सीन निर्माता कंपनियों कितनी वैक्सीन बना रही है और पूरे कंट्री में इस तबके के, इस एज ग्रुप के कितने बेनिफिशियरी हैं, ये सब आंकड़े भारत सरकार को जारी करने चाहिए खुद को। तभी जाके जो अनाउंसमेंट किया गया है 18 साल से 45 साल के बीच में जो नौजवान लोग हैं उनको वैक्सीनेट करने का, तभी सच्चाई सामने आएगी। आपको बता दें कि पहले वैक्सीन की कीमत और फिर राज्य दर राज्य इसकी किल्लत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से अपना रुख साफ करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में सरकार से पूछा है कि पूरी आबादी के लिए क्यों ना केंद्र सरकार वैक्सीन खरीदकर राज्यों को दे। कोरोना के बढ़ते प्रकोप से बचने के लिए वैक्सीन ही सबसे कारगर उपाय है, इसलिए आने वाले दिनों में वैक्सीन को लेकर खींचतान जारी रहने वाली है। लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात करते हैं मरुधरा के हक की। सीएम गहलोत ने कोरोना संकट के बीच केंद्र से अपील की है कि एक्टिव मरीजों के आधार पर ऑक्सीजन और दवाई का आवंटन होना चाहिए। सवाल है कि क्या सीएम की अपील पर केंद्र सरकार ध्यान देगी और मरुधरा को ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जाएगी? दरअसल सीएम ने ट्वीट किया और इस संबंध में जानकारी दी। आपको उनका ट्वीट भी दिखाते हैं। ट्वीट में उन्होंने लिखा है, ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी व्यथित करने वाली है। राजस्थान को मरीजों के मुताबिक आवंटन नहीं मिला, तुरंत 201 MT ऑक्सीजन मिलना चाहिए। एक्टिव केसेस के मुताबिक राज्य को 466 MT ऑक्सीजन चाहिए। राजस्थान में करीब 1,70,000 एक्टिव केसेस हैं। 20,400 मरीजों को आज ऑक्सीजन की आवश्यकता है। देश के कुल संक्रमितों का 5% राजस्थान में है, फिर भी ऑक्सीजन आवंटन सिर्फ 1.6%। राजस्थान को एक सप्ताह में 550 MT ऑक्सीजन मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यों को एक दूसरे में से मदद की छूट भी मिलनी चाहिए। और इधर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कल से शुरू हो रही है। कल इसका शुभारंभ होगा। वीसी के जरिए सीएम गहलोत शुभारंभ करेंगे। दोपहर 12 बजे कार्यक्रम होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसे लाइव प्रसारित किया जाएगा। सीएम ने ट्वीट किया है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ 1 मई 2021 से प्रदेश में होने जा रहा है। बजट घोषणा 2021-2022 की अनुपालना में इस योजना में 1 अप्रैल 2021 से पंजीकरण प्रारंभ किया गया था।
लगभग 22.85 लाख परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं। पंजीकरण की डेट सरकार द्वारा 30 अप्रैल 2021 निर्धारित की गई थी, परंतु महामारी के दौरान हो रही असुविधा के कारण पंजीकरण की तिथि को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। जो परिवार अब तक इस योजना में जुड़ चुके हैं उन्हें 1 मई 2021 से लाभ मिलेगा। जो परिवार 31 मई 2021 तक जुड़ेंगे उन्हें पंजीकरण की डेट से लाभ दिया जाएगा। रुकते हैं ब्रेक के लिए। संकट काल में उदयपुर में कोविड से मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए सौदा किया जा रहा है। इस शर्मनाक धंधे का खुलासा एडीजे ने किया। बॉडी के अंतिम संस्कार के लिए सौदा। मोक्षधाम में मानवता के दुश्मन। एडीजे ने बेशर्म धंधे का किया खुलासा। नगर निगम प्रशासन बेपरवाह। कोविड से मरने वालों के अंतिम संस्कार के लिए सौदा हो रहा है। जी हां, उदयपुर के मोक्षधाम में ऐसे दलाल सक्रिय हैं जो कोविड बॉडी के पहुंचते ही गमजदा परिवारों से अंतिम संस्कार के लिए वसूली कर रहे हैं। मानवता के दुश्मनों के इस बेशर्म धंधे का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि एडीजे कुलदीप सूत्रकार ने किया है। यकीन नहीं होता तो एडीजे की जुबानी आप खुद ही सुन लीजिए किस तरह शमशान में दलाल कोविड बॉडी के चिता तक पहुंचाने के लिए वसूली कर रहे हैं। हमने अज्ञात कोविड मृतक का रिश्तेदार बनकर उनसे ये निवेदन किया कि हमें कोविड बॉडी का दाह संस्कार कराना है, तो उन्होंने कहा कि कोविड बॉडी का दाह संस्कार कराना है तो 15,000 रुपये लगेंगे। इसके अलावा सारा खर्च आपका होगा, लकड़ी का खर्च भी आपका होगा और हम तो केवल चिता पर रखने का काम करेंगे। हमने कहा कि रजिस्टर में एंट्री नहीं होगी, तो उन्होंने कहा कि रजिस्टर की आप चिंता मत कीजिए, हम मेहता जी से या श्याम जी से बात करके 3-4 दिन में वह भी करवा देंगे। तो सुना आपने किस तरह दलाल कोविड बॉडी को चिता तक पहुंचाने के लिए वसूली कर रहे हैं। दरअसल एडीजे कुलदीप सूत्रकार ने 4 शमशान का औचक निरीक्षण किया। अपनी पहचान छिपाकर एडीजे शमशान के अंदर पहुंचे तो सेक्टर 3 और सेक्टर 13 इलाके के शमशान में दलाल पूरी तरह सक्रिय नजर आए। कोविड बॉडी को चिता तक रखने के लिए 15,000 रुपए लिए जा रहे थे। मृतक के परिजनों को लकड़ी का खर्च और अंतिम संस्कार खुद करना पड़ रहा था। कोविड बॉडी के अंतिम संस्कार के लिए वसूली कर रहे दलालों पर नकेल कसने के लिए एडीजे ने नगर निगम आयुक्त और एसपी को पत्र लिखा है। नगर निगम के आयुक्त को और एसपी साहब को भी पत्र लिखकर वहां पर इस प्रकार की जो अवैध रूप से अनधिकृत रूप से दलाली हो रही है उस पर अंकुश लगाए जाने और रजिस्टर प्रत्येक शमशान गृह में रजिस्टर रखे जाने और प्रत्येक अंतिम संस्कार आने वालों का विहित रूप में इंद्राज किया जाने का। कोविड बॉडी के अंतिम संस्कार के लिए दलालों के वसूली करने के इस खुलासे से निगम प्रशासन की लापरवाही की पोल खुल गई। अब बड़ा सवाल ये कि शमशान में दलालों की वसूली पर लगाम कब लगेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। कोविड के बढ़ते खतरे और नकारात्मक खबरों के बीच हौसला बढ़ाने वाली खबर। उदयपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के अस्पताल में भर्ती रोगियों के मनोरंजन के लिए डॉक्टर्स ने आज मरीजों को म्यूजिक सुनाकर ताली बजवाई। एमबी अस्पताल की सुपर स्पेशलिटी विंग में डॉक्टर राजवीर सिंह ने रेसिडेंट डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मियों ने गाने चलाकर सभी को मोटिवेट करने की कोशिश की।
घटना पीड़ितों के मन को स्वस्थ रखने की कई कोशिशें चल रही हैं। ये 3 तस्वीरें 3 अलग अलग जगहों की हैं। तीनों ही जगहों पर कोरोना पीड़ित मरीजों का हौसला बढ़ाया जा रहा है ताकि ये मजबूत मन से कोरोना की लड़ाई लड़ सके। आइए अब एक एक करके तीनों ही जगहों की तस्वीरें देख लीजिए। दाहोद, गुजरात। पहली तस्वीर गुजरात के दाहोद की है। जहां एक निजी अस्पताल के कोविड वार्ड में गरबा किया गया। यहां इस गरबे का आयोजन डॉक्टरों और स्टाफ नर्सों ने मरीजों का मनोबल बढ़ाने के लिए किया था। बनासकांठा, गुजरात। ये दूसरी तस्वीर गुजरात के ही बनासकांठा के कोविड सेंटर की है। यहाँ भी मरीजों का उत्साह बढ़ाने के लिए गरबे का आयोजन किया गया। गरबे का आयोजन डॉक्टरों ने किया था। देखिए यहाँ कैसे कोरोना पीड़ित मरीज भी गरबा करने लगे। अहमदाबाद। गरबे के साथ ही दूसरे तरीकों से भी मरीजों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। तस्वीरें अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल की है, जहां मरीजों को मनोबल बढ़ाने के लिए किताबों का सहारा लिया जा रहा है। मरीजों को वैसी किताब। और बात कर लेते हैं आरआईएल की। ऑक्सीजन उत्पादन को लेकर आरआईएल की पहल की सुप्रीम कोर्ट ने स्वागत किया। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने अतिरिक्त सचिव सुमिता डावरा ने कहा, एक प्रशासक के रूप में मेरे लिए एक आंख खोलने वाला है कि कैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जामनगर रिफाइनरी के जरिए LMO का उत्पादन किया और अब ये बढ़कर 700 मैट्रिक टन तक हो गया है। बता दें, जब देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा, तब से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जामनगर रिफाइनरी में हर दिन 700 टन से अधिक मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। ये ऑक्सीजन कोविड-19 से प्रभावित राज्यों को मुफ्त दी जा रही है। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों को यहां से ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। बात है भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी आरआईएल की, जिसने आज 30 अप्रैल को मार्च 2021 में समाप्त तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक इस अवधि में कंपनी का मुनाफा 13,227 करोड़ रुपए रहा है। इसमें सालाना आधार पर 108.4% की बढ़ोतरी हुई है। बता दें, पिछले साल की चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 6,348 करोड़ रुपए था। पिछले साल कंपनी की कमाई पर कोरोना के कारण लागू लॉकडाउन का जबरदस्त असर दिखा था। वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में कंपनी कंसोलिडेट आय 1,54,896 करोड़ रुपए पर रही है। सालाना आधार पर कंपनी की आय में 11% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं तिमाही के आधार पर इसने 24.9% की बढ़ोतरी हुई है। और चलिए अब सुनते हैं कि कंपनी के नतीजों के जारी करते समय रिलायंस के चेयरमैन मुकेश धीरूभाई अंबानी ने क्या कहा। चौथी तिमाही में कंपनी के O2C और रिटेल कारोबार में मजबूत रिकवरी देखने को मिली है। इस अवधि में कंपनी के डिजिटल कारोबार में भी बढ़ोतरी हुई है। और अब देखते हैं टॉप 10 क्राइम। झुंझुनू में एसीबी ने चिड़ावा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष खादिम हुसैन को रिश्वत लेते ट्रैप किया। उन पर एक मामले में फैसले के नाम पर घूस मांगने का आरोप है। कोटा एसीबी ने सीएमएचओ ऑफिस में तैनात लेखाधिकारी को 50,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया।
जयपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 13 मोबाइल लैपटॉप समेत करोड़ों रुपए का हिसाब किताब बरामद किया। जयपुर में ही पुलिस ने 4 और सटोरियों को गिरफ्तार किया। पाली में 2 गुटों में आपसी रंजिश के चलते एक गुट के कुछ लोगों ने एक युवक पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, वो मर गया, उसकी मौत हो गई। भरतपुर में एक व्यक्ति ने व्यापारी पर तलवार और लाठियों से हमला किया और भाग निकला। कोटा पुलिस ने 40 किलो अवैध डोडा चूरा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। जयपुर में करधनी थाना इलाके में डीएसटी की टीम ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। उदयपुर में जीएसटी विभाग आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर शिकंजा कसा गया है। जालोर के भीनमाल और चीतलवाना में विवाह समारोह में प्रशासन ने कार्रवाई की। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।